हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बालकों के व्यक्तिगत विकास, है ना। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से वो पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट है हम इसको मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते और ना ही इसके जो है पक्के तौर पर भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, है ना। दूसरा देखा है के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगा सकता। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसको क्या कर सकते हैं हम कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक जो है इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, बट इसमें दे रखा है बिल्कुल नहीं लगा सकता। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। देखिए यही बात जो है आपकी यहाँ पर सही दे रखी है, ठीक है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसको क्या कर सकते हैं हम कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक जो है इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और जो सभी बच्चों में विकास की दर होती है यानी कि जो रेट होती है वो क्या होती है अलग अलग होती है। यानी कि कोई बच्चा जो है हो सकता है कि 1 साल में चलना सीखे और कोई बच्चा 2 साल में भी चलना ना सीखे, है ना। तो दर क्या होती है अलग अलग होती है। ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, ठीक है। फोर्थ दे रखा है अव्यवस्थित व असतत होता है। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ये क्या है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक चलती रहती है और एक सीक्वेंस में चलती है, एक ऑर्डर में चलती है। तो डेवलपमेंट क्या है एक क्रमिक प्रक्रिया है ना, व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो यहाँ पर दे रखा है अव्यवस्थित है और असतत है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। फर्स्ट दे रखा है विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया विकास क्या होता है एक क्रम में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। विकास अव्यवस्थित होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया विकास क्या होता है व्यवस्थित होता है ना, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यानी पहले हर बच्चा किस में आएगा शिशुअवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर जो है किशोरावस्था में आएगा, फिर वयस्कता में आएगा, है ना। तो विकास क्या है एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा, यहाँ पर दे रखा है अव्यवस्थित है। नेक्स्ट आपका दे रखा है विकास एक सतत प्रक्रिया। देखिए यही बात क्या है यहाँ पर आपकी सही है, यानी माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और जो है हमारी जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक चलता रहता है। यानी विकास क्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। देखिए ऐसी बात नहीं है, जो हमारा सांस्कृतिक परिवेश है उससे क्या होता है हमारा विकास प्रभावित होता है। हम जिस संस्कृति में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसी तरीके का हमारा विकास होता है ना। बट इसमें दे रखा है प्रभावित नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल मूल रीतियाँ किससे सीखते हैं, है ना। आस पड़ोस धर्म स्कूल समकक्षी समूह। तो देखिए जो बच्चा होता है ना वो अपने समाज के बारे में अपने आस पड़ोस से भी जानता है ना, धर्म से भी सीखता है, स्कूल से भी सीखता है और समकक्षी समूह यानी कि पीयर ग्रुप, ठीक है, के साथ भी चीज़ों को जो है सीखता है। तो जो रहने के कौशल हो गए, मूल रीतियाँ हो गई, वो सारी चीज़ें वो कहाँ से सीखता है इन चारों ही जगहों से सीखता है ना। तो आपका जो है चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ए बी सी डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करती है। देखिए जो एडेप्टेशन है ना, जो जीन प्याजे ने बताया कि जो अनुकूलन होता है इनमें किन 2 मूल प्रक्रियाओं को ये अपने अंदर समाहित करता है, समायोजन व समावेशन को, है ना। तो आपका यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन को जो है अडोप्टेशन अपने अंदर समाहित करता है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है, आप सभी को पता ही। और कितने स्टेजेस की बात करते हैं, 4 स्टेजेस की बात करते हैं, जिसको मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी हुआ है। SPCF के थ्रू जो है इनकी थ्योरी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। आगे इनकी थ्योरी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। अब देखिए समायोजन आपका क्या होता है, ठीक है, और समावेशन क्या होता है। जब हम अपनी मौजूदा स्कीमा में, ठीक है, स्कीमा क्या होता है एक जो है संरचनाओं का पैकेज होता है, समूह होता है, ठीक है। जो हमारे ज्ञान की संरचना होती हैं वो क्या होती है एक पैकेज के रूप में हमारे माइंड में व्यवस्थित होती है। जैसे कि हम अलमारी में कपड़े सजा के रखते हैं ना, उसी तरह जो है ज्ञान की जो संरचना होती है वो हमारे माइंड में अलग अलग जो है व्यवस्थित होती हैं। तो यही क्या होता है आपका स्कीमा होता है। जब हम अपनी मौजूदा स्कीमा में, ठीक है, कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका
समावेशन, ठीक है, असिमिलेशन होता है। बट हम जब अपनी मौजूदा स्कीमा में संशोधन के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है, जो है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज के साथ में अपनी स्कीमा में ऐड करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आपका अकोमोडेशन, ठीक है, समायोजन होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जब हम स्कीमा में कोई चीज़ जस्ट ऐड कर लें तो वहाँ पर आपका होता है समावेशन, असिमिलेशन। और जब हम चेंज के साथ में, मॉडिफिकेशन के साथ में, है ना, अपनी मौजूदा स्कीमा में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका समायोजन, यानी कि अकोमोडेशन, है ना। तो दोनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर जो जीन प्याजे ने 4th स्टेजेस दी है उससे रिलेटेड करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। देखिए इनकी जो स्टेजेस है वो आपको यहाँ पर दे रखी है। जो सेंसरी मोटर स्टेज यानी जो संवेदीय चालक अवस्था है, ये क्या है, इनकी पहली स्टेज है। यहाँ पर जो एक सीक्वेंस में दे भी रखा है जिसमें बच्चा कितने एज का होता है, 0 से 2 साल तक, या फिर जन्म से जो है 2 साल तक का बच्चा होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि प्याजे की सेकेंड स्टेज है, इसमें बच्चा कितने साल का होता है, 2 से 7 साल तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, 7 से 11 साल तक। और अमूर्त संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो इसमें बच्चा कितना होता है, 11 एबव होता है ना। अब देखिए जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पा रहा है, यानी बच्चा क्या कर रहा है, वस्तुओं को एक सीक्वेंस में लगा पा रहा है ना। तो मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया कि जब बच्चा, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर ले, ठीक है, संरक्षण कर ले और सीक्वेंस में चीज़ों को लगा ले, तो प्याजे की किस स्टेज में आएगा, 3rd स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा 3 चीज़ें कर लेता है, ठीक है, वर्गीकृत कर लेता है चीज़ों को, संरक्षण कर लेता है, ठीक है, उसके बाद में क्या कर लेता है, सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में जो है चीज़ों को लगा लेता है। तो बच्चा किस में होगा, प्याजे की 3rd स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करता है। देखिए इस स्टेज की नाम ही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो चीज़ें बच्चे के सामने रहती है उसी के बारे में जो है थिंकिंग वो कर पाता है। अमूर्त चीज़ों की जो संरचना होती है, यानी जो चीज़ें उसके सामने नहीं रहती है उसके बारे में वो थिंकिंग नहीं कर पाता है ना। तो वही चीज़ आपका यहाँ पर दे रखा है, तो आपका 3rd ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है लेई वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक। देखिए अगर हम लेई वाइगोस्की की बात करते हैं, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है इन्होंने दिया। और ये कितने प्रकार की स्पीच की बात करते हैं, कितने प्रकार की लैंग्वेज की बात करते हैं, 3 टाइप के, है ना। पहला आपका क्या होता है, सोशल स्पीच, यानी कि सामाजिक वाक, जो कि बच्चे के अंदर कब आती है, जब वो 2 साल का होता है, बच्चा जो है समाज से इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके जो है चीज़ों को सीखता है ना। दूसरी अगर स्पीच की बात करें तो इन्होंने क्या बताया, प्राइवेट स्पीच, है ना, जिसको व्यक्तिगत वाक कह लीजिए या फिर निजी वार्ता कह लीजिए। हिंदी में आपको कई नाम देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में एक ही होगा, प्राइवेट स्पीच, जो कि कब आता है, 3 से 6 साल तक के बच्चे के अंदर आ जाता है ना। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता है 6 साल के बाद में, 6 साल के बाद भी रहता है ना, बट 3 से 6 साल तक का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर प्राइवेट स्पीच आ जाती है। ये आपका क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं ना, कि अरे ये मैंने खिलौना तोड़ दिया, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो बच्चे जब जोर जोर से बोल के खुद से जो है बात करे तो ऐसे में क्या करता है, वो अपने आपको दिशा निर्देश देता है, खुद का स्वनियमन करता है ना। तो ये कब आती है बच्चे में, जब वो 3 से 6 साल का होता है। इसी को जो लेई वाइगोस्की उन्होंने क्या नाम दिया, प्राइवेट स्पीच का, जब बच्चा खुद से बात करे, है ना। एक आपकी लास्ट स्पीच है इनकी, 3rd वाली, वो क्या है, साइलेंट इनर स्पीच, है ना, यानी कि अंतः मौन वाक। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब उसके अंदर क्या आता है, साइलेंट इनर स्पीच, यानी अब वो बोलता नहीं है जोर जोर से, अब वो क्या करता है, मन में, ठीक है, मन में ही वो चीज़ों को कर लेता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है ना। यानी वो मन में ही जो है कर लेता है कि अरे ये मैंने ठीक से नहीं बनाया, ये मैंने सही तरीके से नहीं किया, ठीक है। जैसे कि हम लोग थोड़ी ना अब प्राइवेट स्पीच करते हैं, हालांकि करने को कर सकते हैं क्योंकि ये भी ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गई है ना, बट अब हम लोग अंतः वाक करते हैं ना, साइलेंट इनर स्पीच करते हैं, ठीक है। सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है। तो ये क्या होती है, आपकी साइलेंट इनर स्पीच होती है, अंतः मौन वाक होता है, ठीक है। तो आपको तीनों जो है ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहली आपकी क्या होती है, सोशल स्पीच, ठीक है, सामाजिक वाक। दूसरी क्या होती है, प्राइवेट स्पीच, ठीक है, निजी वार्ता कह लीजिए, इसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। और लास्ट आपकी क्या होती है, अंतः वाक, ठीक है, मौन वाक, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि एक बच्चा जो है अगर जो है बिना बोले अंतः वाक कर रहा है तो वो जो है लेई वाइगोस्की के अनुसार
कौन सी उसकी स्पीच होगी, तो कौन सी होगी, साइलेंट इनर स्पीच होगी, है ना, अंतःवाक होगी। ठीक है, जब बच्चा बिना बोले जो है अंतःवाक कर रहा है, यानी अपने मन में ही चीज़ों को सोच रहा है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बस घुमा करके पूछेगा, बाकी इन्हीं से रिलेट करके पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो आई होप कि अब जो है इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो व्यक्तिगत वाक्य यहाँ पर पूछा है, ठीक है, सेकंड स्पीच के बारे में पूछा है लेव वाइगोस्की के। तो बच्चा क्या करता है, प्राइवेट स्पीच में खुद को स्वनियमित करता है, खुद की जो सोच होती है उसको एक दिशा देता है, ठीक है, दिशा निर्देश करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है ना। क्या आपका प्राइवेट स्पीच, जिसमें कि बच्चा जोर जोर से बोलकर खुद से बातें करता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, नहीं रुकावट नहीं पैदा करता है, उसको जो है अपनी सोच विनियमित करने में हेल्प करता है। आत्मकेंद्रितता दर्शाता है। देखिए जो प्राइवेट स्पीच है, इसी चीज़ को जो जीन प्याजे वो क्या कहते हैं, ईगो सेंट्रिस्ट, ठीक है, आत्मकेंद्रितता कहते हैं। बट यहाँ पर लेव वाइगोस्की दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य किए जाने पर घटता है नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी गलत है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, है ना। अब देखिए जो लेव वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, स्कैफ होल्डिंग की, है ना। बच्चा जो है खुद चीज़ों को सीख सकता है, बशर्ते जहाँ पर उसको जो है समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही हो, वहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए, थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि बच्चा खुद चीज़ों को सीख जाए। जैसे कि हम लोग साइकिलिंग करते हैं, है ना, तो उस टाइम अगर जब बच्चा स्टार्टिंग में साइकिलिंग चलाना स्टार्ट करता है तो साइकिल चला नहीं पाते, तो उसको क्या करते हैं, पीछे से लोग थोड़ा सा हेल्प प्रोवाइड करते हैं ना, पकड़ के रखते हैं। तो वहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, उसको स्कैफ होल्डिंग दे रहे हैं, थोड़ी सी मदद दे रहे हैं, जिससे कि बच्चा साइकिल चलाना खुद सीख जाए, है ना। तो उसी चीज़ को जो है लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, स्कैफ होल्डिंग कहते हैं, है ना, पाड़ कहते हैं। तो देखिए उपयुक्त इनाम देकर, जब भी लेव वाइगोस्की, ठीक है, जीन प्याजे से क्वेश्चन आए तो इनाम देकर, सजा देकर, इन सारी चीज़ों की ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे क्या है, रचनावादी हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव विजन में ये बच्चे के एक्टिव होने को ज़्यादा जो है अच्छा मानते हैं। बच्चा क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, देखिए यही बात जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। हमें बच्चों को क्या करनी चाहिए, उसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, थोड़ी सी मदद देनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवाकर। तो अभी मैंने बताया कि ये लोग क्या है, रचनावादी हैं, ये लोग बच्चों को निष्क्रिय नहीं मानेंगे, बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ये आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम भी कहती है, बाल केंद्रित शिक्षा भी कहती है, और लेव वाइगोस्की भी कहेंगे, जीन प्याजे भी कहेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर जो है ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे इन्हीं से रिलेट करके कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और आपके एग्ज़ाम में जो है अभी इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है, ठीक है। देखिए जो पूजा है वो क्या कर रही है, वो इसलिए जो है इसलिए नियम का पालन कर रही है क्योंकि वो शिक्षक जो है उसे बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी, यानी वो क्या कर रही है, दंड से बचने के लिए किसी कार्य को कर रही है ना। तो जो लॉरेंस कोहलवर्ग है, जिन्होंने कि नैतिक विकास के कितने लेवल दिए हैं, 3 लेवल दिए और 6 स्टेजेस बताइए। तो अगर हम इनकी पहले लेवल की बात करें, ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल की बात करें, तो उसकी जो पहली स्टेज है क्या है, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, है ना। यानी बच्चा क्या करता है, दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करता है, उसके अंदर नैतिकता नहीं होती है ना, वो दंड से बचने के लिए जो है आज्ञा का पालन करता है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका, हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए क्या दे रखा है, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। देखिए जो हावर्ड गार्डनर है ना, वो क्या कहते हैं, बुद्धि कई प्रकार की होती है ना, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने दिया है, बहुबुद्धि का जो है सिद्धांत दिया है। तो ये नहीं मानेंगे कि बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है ना, ये क्या कहते हैं, बुद्धि कई प्रकार की होती है। तो यही वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, ये भी बात कौन कहता है, आपके हावर्ड गार्डनर कहते हैं। बुद्धिमत्ता किसी एक समान खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया बुद्धि क्या होती है, कई प्रकार की होती है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें आपका 8 टाइप जो है गिवन है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से संबद्ध नहीं किया जा सकता, यानी कि एकाकी आयाम से संबंध
करने का नहीं मतलब है क्या है पर कि बुद्धि क्या होती है, कई प्रकार की होती है, उसको एक ही आयाम से जो है नहीं जोड़ा जा सकता है ना। तो ये भी बात आपकी यहाँ पर सही, तो तीनों बातें आपकी यहाँ पर सही दे रखी थी। यहाँ पर पूछा था सही नहीं है, तो आपका फर्स्ट ही जो है सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बाल केंद्रित कक्षा में, देखिए जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ना, उसमें क्या होना चाहिए, टीचर्स और जो स्टूडेंट है दोनों ही एक्टिव होने चाहिए, ठीक है, शिक्षक और छात्र दोनों ही एक्टिव होने चाहिए, है ना। यही क्या कहती है आपकी बाल केंद्रित शिक्षा कहती है। इसमें जो है चाइल्ड को सेंटर्ड में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना। देखिए अब यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होने चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती था, विद्यार्थी की निष्क्रिय भूमिका होती है, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है, हमें दोनों क्या चाहिए, एक्टिव चाहिए। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती था, शिक्षिका की निष्क्रिय भूमिका होती, तो ये भी नहीं होगा आपका। शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, हाँ यही बात जो है आपकी यहाँ पर सही है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अजर्शन और रिजन वाला, देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट है आपका कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। देखिए इस प्रकार का जो कथन होता है वो किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप को, कि जो लड़कियां होती है वो गणित में कमज़ोर होती है, लड़के रोते नहीं, लड़कियां घरों के काम कर रही हैं, यानी जो समाज में हमारी पहले से जो धारणाएं चली आ रही है उसी चीज़ को फॉलो करना। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप को, जेंडर रूढ़िबद्धता को। तो अजर्शन तो आपका यहाँ पर गलत दे रखा है ना। कारण क्या दे रखा है, लड़कों व लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क वह वैज्ञानिक क्षमता सहज रूप से मौजूद होती है, यानी लड़कों में जो है लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क क्षमताएं जो है सहज रूप से मौजूद होती है, यानी लड़कियां गणित जो है सीख ही नहीं सकती। तो ये रीजन भी आपका जो है यहाँ पर गलत दे रखा है ना। तो दोनों की दोनों बातें आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है। ए और आर दोनों सही है, देखिए दोनों तो आपका सही नहीं है, तो ये बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। ए और आर क्या है, दोनों ही गलत है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। देखिए जो NEP 2020 है वो किस पर जोर देती है, पाठ्यचर्या का लचीलापन। हाँ यही बात क्या कहती है आपकी, NEP 2020 कहती है कि हमें पाठ्यचर्या को कैसा रखना चाहिए, फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, लचीला रखना चाहिए, जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने पाठ्यचर्या में चेंज लाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या का मानकीकरण, देखिए फिक्स नहीं कर देना है पाठ्यचर्या को, है ना, हमें क्या करना चाहिए, बच्चों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपनी जो पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम है उसको चेंज करना चाहिए, है ना। तो ये आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण नहीं, पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना, देखिए रट कर रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना, ये आपकी NEP भी कहती है और NCF भी कहती है ना। तो आपका तीनों ही बातें यहाँ पर गलत दे रखी है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना। देखिए ये जो है मूल्यांकन का केंद्र नहीं होता है कि अधिगमकर्ता यानी कि शिक्षार्थी क्या नहीं कर सकता, है ना, यहाँ पर आपका नहीं होगा। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना से अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, है ना, हमें बच्चों में कंपटीशन नहीं करना है, प्रतिस्पर्धा नहीं करना है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। मानक वर्ग के बच्चों की लेबलिंग करना, देखिए लेबलिंग नहीं करना है हमें, बच्चों का नामांकित नहीं करना है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। जहाँ पर भी आपको तुलना की बात हो, है ना, लेबलिंग की बात हो, तो वो ऑप्शन आपका जो है नहीं होते हैं, उनको पहले ही आप गलत काट दीजिए, ठीक है। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहे हैं इसका वर्णन करना, देखिए जो मूल्यांकन होता है उसका केंद्र क्या होता है, बच्चा कैसे सीख रहा है ना, किस तरीके से जो है चीज़ों को सीख रहा है, कहाँ पर उसके सीखने में कमी रह गई है ना, किस तरीके से उसको सुधारा जा सकता है, यही क्या होता है, मूल्यांकन का केंद्र होता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। बैठने की तय व्यवस्था, देखिए बैठने की तय व्यवस्था से तो बच्चे की जो व्यक्तिगत जरूरत है उसको ध्यान नहीं रखा जा सकता, है ना, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षकों को केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा रखना, यानी शिक्षक क्या करे, बच्चे के माइंड में ज्ञान को भर दे और उससे आज्ञा पालन की जो है अपेक्षा रखे, तो ये बात आपकी भी गलत हो जाएगी, है ना। बच्चों द्वारा तथ्यों को स्मरण करना, अभी मैंने बताया कि NEP NCF आपकी क्या कहती है कि हमें रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है, रटन पद्धति को बढ़ावा नहीं देना है
है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। बच्चों को आसपास से चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, देखिए यही बात क्या हो जाएगी यहाँ पर सही हो जाएगी आपकी। हमें क्या करना है, बच्चों के रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ के पढ़ाना है, उसके वास्तविक जीवन से जो है चीज़ों को जोड़ करके उसको सिखाना है। यही क्या होती है आपकी सामाजिक रचनावादी कक्षा होती है। इसमें बच्चा आपस में जो है वाद विवाद करे, संवाद करे, चर्चा करे, समूह में कार्य करे, है ना। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। देखिए समालोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, यानी अपसारी सोच, है ना, अपसारी चिंतन, जिसमें बच्चा क्या करता है, एक ही प्रश्न के कई सारे आंसर यहाँ पर बताता है, एक ही समस्या के कई सारे सोल्यूशन उसके पास होते हैं, है ना। यानी हमें बच्चे से इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिससे कि वो एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सोल्यूशन बता पाए, है ना। तो इससे बच्चे का क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग यानी जो समालोचनात्मक चिंतन होता है उसका विकास होता है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 325 और 486 को जमा करो। तो देखिए इसमें बच्चा क्या करेगा, डायरेक्ट आंसर बता देगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्ट आंसर ही बताएगा, है ना। इसमें उसके क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं होगा। श्वसन को परिभाषित कीजिए, तो इसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, डेफिनेशन जो है श्वसन की बता देगा। तो ये तीनों बातें आपकी यहाँ पर गलत दे रखी हैं। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। इसमें हर बच्चे का आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा। कोई बच्चा जो है कोई अलग चीज़ बताएगा प्रदूषण के कारण जो है, ठीक है, दूसरा बच्चा जो है अलग कारण बताएगा, तीसरा बच्चा अलग कारण बताएगा। तो इसमें क्या होगा, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा, है ना। वो अपने रियल लाइफ से जो चीज़ें उसने देखी होंगी, ठीक है, जो चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की होगी, अनुभव की होगी, उससे जो है जोड़ करके वो चीज़ों को बताएगा। और हर बच्चे का आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। बच्चे अपने माइंड का यूज़ करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसकी क्या होगी, क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप होगी यहाँ पर। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए यही बात क्या आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। हमें विद्यार्थियों का आकलन कैसा करना चाहिए, डिफरेंट तरीके से, विभेदी तरीके से, है ना। क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, तो इसलिए हमें उसका आकलन भी अलग अलग तरीके से करना चाहिए। तो आपकी फर्स्ट ही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है, विविधता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है। देखिए भारत क्या है, विभिन्नताओं में एकता का देश है ना। तो बच्चा है उसके अंदर भी सामाजिक विभिन्नता होगी, सांस्कृतिक विभिन्नता होगी, धार्मिक विभिन्नता होगी, साथ ही साथ इंडिविजुअली भी वो डिफरेंट होगा दूसरे बच्चे से, है ना। व्यक्तिगत रूप से भी वो दूसरे बच्चे से अलग होगा। तो ऐसे में जो विविधता है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको एक रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। बट यहाँ पर दे रखा है हतोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ये आपका गलत है। विद्यालय में कुछ ही विद्यार्थी अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं। देखिए जो आपकी समावेशी शिक्षा है वो क्या कहती है, हमें प्रत्येक प्रकार के बच्चों को क्या करना है, अपने अंदर समाहित करना है, चाहे बच्चा दृष्टिबाधित हो या फिर श्रवण बाधित हो, है ना। हमें प्रत्येक प्रकार के जो है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत दे रखी, क्योंकि दे रखा है विद्यालय में कुछ ही विद्यार्थी, ठीक है, नहीं। तो समावेशी शिक्षा भी क्या कहती है कि हमें प्रत्येक विद्यार्थी को, है ना। तो आपका ये भी ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर स्थायी समूहों में बांटा जाता है। देखिए अलग थलग करना, सेग्रीगेशन करना, वर्गीकृत करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी गलत होती है। तो हमें ऐसे ऑप्शन को पहले ही गलत काट देना है। यहाँ पर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर दे रखा है, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। देखिए गुणज वैकल्य तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि इसमें बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, डिसकैलकुलिया, है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। लेखन वैकल्य में आपका क्या होता है, जिसमें कि बच्चों को जो है लिखने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि डिसग्राफिया। तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर क्या हो रही है, जो है अक्षरों और शब्दों, ठीक है, और उनको पढ़कर समझने और उनकी व्याख्या करने में प्रॉब्लम हो रही है ना। तो यहाँ पर बच्चों को क्या वाचन वैकल्य है ना। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर गलत दे रखे। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना महत्वपूर्ण है ना। देखिए पूछा क्या है, किससे बचना महत्वपूर्ण है।
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, इसी चीज़ से जो है बचना चाहिए, है ना। जब बच्चे के अंदर गतिक दिव्यांगता है तो ऐसे में अगर आप ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला का आवंटन करेंगे तो बच्चा कुछ चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, है ना। हमें क्या करना है, एज पर नीड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। यही क्या कहती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है, समावेशी शिक्षा कहती है, इक्विटी की जो है भावना रखनी है, यानी जैसी बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने सिस्टम में चेंज लाएं। अगर बच्चे को गतिक दिव्यांगता है तो हम निचली मंजिल पर जो है उसको सारी चीज़ें उपलब्ध कराएं, कक्षाएँ हो गया आपका, पुस्तकालय हो गया, प्रयोगशाला, है ना। तो यही बात जो है आपकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि इसमें पूछा था किससे बचना चाहिए, तो इसी चीज़ से जो है बचना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा था विद्यालय में सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना चाहिए। देखिए यही तो है आपकी एज पर नीड, ठीक है, यानी जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। तो ये आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि पूछा था किससे बचना चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, अभी मैंने आप लोगों को बताया। बैठक की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव ऑप्शन पूछ रखा था, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है, है ना। अगर बात करें उच्च क्रम समस्या समाधान की, तो ये जो बच्चा सृजनशील होता है, यानी जो सृजनात्मक होता है, जो क्रिएटिव बच्चा होता है, उसके अंदर जो है ये विशेषता पाई जाती है। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमें क्या बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। अभी सारी सोच, देखिए जो क्रिएटिव बच्चा होता है ना, जो सृजनात्मक बच्चा होता है, उसके अंदर कौन सी सोच होती है, अपसारी सोच, है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जिसमें बच्चा क्या करता है कई दिशाओं में जो है चीज़ों को सोच पाता है। अभी सारी सोच नहीं होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है नहीं होती है। तो इसलिए यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कि सृजनशील बालकों की कौन सी विशेषता नहीं है, तो अभी सारी सोच जो है सृजनशील बालकों की विशेषता नहीं है। क्या होती है, अपसारी सोच होती है ना। नवाचारी प्रयोग, देखिए सृजन का मतलब ही होता है कुछ नया निर्माण करना, तो ये भी विशेषता जो है आपकी सृजनशील बालकों की होती है। जिज्ञासा की प्रबल भावना, ये भी जो है सृजनात्मक बच्चों की विशेषता होती है। अब इसी क्वेश्चन को घुमा करके कैसे पूछ सकता है आपसे, क्या पूछेगा कौन सी विशेषता जो है सृजनशील बालकों की होती है, तो आपको ध्यान में रखना है उच्च क्रम समस्या समाधान की विशेषता होती है, नवाचारी प्रयोग की विशेषता होती है, जिज्ञासा की प्रबल भावना की विशेषता होती है, और उसके साथ क्या होती है अपसारी सोच की विशेषता होती है, अपसारी चिंतन की विशेषता होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की विशेषता होती है ना। तो क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा करके आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। स्मृति सहायक विधियां लागू करना, है ना। देखिए शिक्षक को तो ये रणनीति अपनानी चाहिए, जैसे कि हम लोग निमोनिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, है ना। मैंने आपको पैजिक स्ट्रेस बताई हुई हैं, तो उसमें मैंने SPCF आपको बता दिया है ना, तो ये क्या है निमोनिक्स है आपका। तो ऐसे में ऐसे जो है शिक्षक को इन सारी रणनीतियों को यूज़ करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि पूछा है किससे बचना चाहिए। संगठनात्मक चार्ट बनाना, यानी एक संगठित वे में, ऑर्गेनाइज वे में अगर बच्चों को चार्ट बना करके दिखा दिया जाए तो भी क्या करेगा, वो लंबे समय तक चीज़ों को स्मरण कर पाएगा, याद रख पाएगा। तो ये भी जो है शिक्षक को करना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, देखिए यही बात जो है यहाँ पर आपकी सही दे रखी है, इसी रणनीति से जो है शिक्षक को बचना चाहिए। अगर हम असंबद्ध खंड प्रस्तुत करें बच्चे के सामने, तो बच्चा क्या करेगा, उसको जो है कुछ टाइम के बाद में भूल जाएगा, स्मरण नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही बात आपकी यहाँ पर सही है। मानसिक चित्र का प्रयोग करना, जब हम बच्चे को चित्र दिखा करके चीज़ों को सिखाते हैं तो और अच्छी तरीके से जो है वो सीख पाता है और लंबे टाइम के लिए उस चीज़ को याद रख पाता है। तो ये भी आपका नहीं होगा। पूछा था किस रणनीति से जो है बचना चाहिए, तो इसी रणनीति से बचना चाहिए। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करें। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, जटिल और व्यापक नहीं, ठीक है। सामग्री क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ठीक है, जटिल और व्यापक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सरल से जटिल की तरफ होनी चाहिए। तो ये आपका गलत दे रखा है। मौजूदा ज्ञान से जुड़े, देखिए हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन अपना मिल गया है ना। जो आपकी NEP है, जो आपकी NCF है, वो क्या कहता है कि हमें जो है बच्चों के रियल लाइफ से, वास्तविक दुनिया से जो है चीज़ों को जोड़कर सिखाने चाहिए। जब हम बच्चे को रियल लाइफ से जुड़े, उसके वास्तविक दुनिया से जुड़े एग्जाम्पल देते हैं, तो बच्चा क्या होता है बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाता है। तो आपका यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अव्यवस्थित और असंगठित नहीं, हमें चीज़ों को क्या करना चाहिए, एक व्यवस्थित वे में बताना चाहिए, है ना। तो ये आपका नहीं होगा। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न, देखिए भिन्न नहीं दिया होता है आपका यहाँ पर, तो ये भी आपका ऑप्शन हो सकता था, बट यहाँ पर क्या दे रखा था, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न, यानी अलग,
तो हमें बच्चों को कैसे सिखाना है, उसकी वास्तविक दुनिया से जोड़ के उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जो है जोड़ करके चीज़ों को पढ़ाना है। तो ये भी आपका यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, अनुभवात्मक शिक्षा, तो ये तो विफलता में योगदान देगा नहीं, है ना। यहाँ पर हमें क्या बताना है, कौन सा जो है विफलता में योगदान देता है। देखिए ये बात आपकी यहाँ पर नहीं होगी, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, यही बात जो है आपकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। यही क्या करता है, विद्यार्थियों की विफलता में जो है योगदान देता है, क्योंकि हम बच्चों को क्या करते हैं, उसके संदर्भ से जोड़कर चीज़ों को नहीं पढ़ाते हैं। तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी दर्शन, ये तो उसको जो है सफलता में हेल्प करेगा। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, जिसकी बात आपकी एनईपी भी कहती है, एनसीएफ भी कहती है कि हमें कैसी एजुकेशन देनी है बच्चों को, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी है। तो ये तीनों बात तो आपके यहाँ पर होंगी नहीं, यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन आपका, है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, देखिए एनसीएफ एनईपी मैंने दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप देख के जाइएगा। ये मत सोचिए कि आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, ये सोचिए कि आपके कॉन्सेप्ट जो है कितने क्लियर हुए हैं ना। आप जो है 8 से 10 ही क्वेश्चन लगाइए, बट उनके जो 4 ऑप्शन है उसको प्रॉपर एनालिसिस करके जो है लगाइए, तभी जो है आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप क्वेश्चन के पीछे कभी भी मत भागिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन की भर भर के प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जिस वजह से जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये नहीं करना है कि हम कितने क्वेश्चन किए, हमें ये क्वेश्चन किया देखना है कि हमने कितने क्वेश्चन किया और उन क्वेश्चनों को कितना समझा, है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए क्या दे रखा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। मैंने आप लोगों को बताया बच्चे क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, सक्रिय, क्योंकि जो जीन प्याजे हैं आपके लेव वाइगोस्की, वो क्या कहते हैं, बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माण करता होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, है ना। तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। बच्चों के अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, नहीं, बच्चे के अंदर क्या होती है, सीखने की जन्मजात क्षमता होती है ना। तो ये भी बात आपकी गलत है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। देखिए रोड मेमोराइजेशन को तो बात करेंगे ही नहीं, आपकी एनसीएफ और एनईपी, ठीक है, बेसिकली कोई भी आपकी एजुकेशन पॉलिसी हो जाए वो रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा देगी ही नहीं, है ना, रटन पद्धति को बढ़ावा नहीं देगी। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, है ना, यही बात क्या है आपकी यहाँ पर सही है। बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान के एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। देखिए फिर से निगेटिव ऑप्शन पूछ रखा है, हमें ऐसे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रीड करना है ना। उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण, देखिए ऐसे में क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को जो है संप्रत्यय से जोड़ करके उदाहरण दे रहा है तो वो चीज़ें सही कर रहा है ना, तो ये चीज़ें तो हमें करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, देखिए इसी चीज़ से जो है शिक्षक को बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक ही संप्रत्यय के कई सारे उदाहरण दे दें, है ना, जिससे कि बच्चे के अंदर क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, है ना, वो चीज़ों को रिलेट ही नहीं कर पाएगा। इसी चीज़ से क्या करना चाहिए, शिक्षक को बचना चाहिए। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रत्यय संबंधी गैर उदाहरण, देखिए हम संप्रत्यय से संबंधित जो है कुछ गैर उदाहरण भी दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा अच्छी तरीके से सीख जाए। उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप, तो बच्चे को क्या कर रहे हैं, हम उनकी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़कर पढ़ा रहे, तो ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आपकी एनसीएफ भी यही कहती है, एनईपी भी कहती है कि हम बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाएं। तो ये तीनों बातें आपकी यहाँ पर सही रखिए। शिक्षक को किससे बचना चाहिए, एक ही चीज़ के असतत उदाहरण देने से, है ना। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। देखिए स्वयं का ज्ञाता होना, जब भी आपसे कहे, ठीक है, स्वयं का ज्ञाता होना, ठीक है, स्वयं के ऊपर चिंतन करना, तो ये आपका क्या होता है, अधिसंज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की सारी चीज़ें आपकी गलत दे रखी हैं। जब भी स्वयं की बात हो, स्वयं के ऊपर चिंतन करना, स्वयं की अभिप्रीतियों, रुचियों, इंटरेस्ट के बारे में जानना, वो क्या होता है आपका अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। देखिए
नकल में तो आपका होगा नहीं, है ना, क्योंकि क्या पूछा है, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान, परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना, ठीक है, तो ये आपका नकल तो होगा नहीं, निष्क्रिय ध्यान भी नहीं होगा, ठीक है, आरोपण भी आपका नहीं होगा। तो हमें तो राइट आंसर अपने आप ही पता चल गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सीधे दे रखा है लक्ष्य निर्धारण, है ना, हम लक्ष्य का निर्धारण कब करते हैं, जब हमें कोई समस्या सॉल्व करनी रहती है, ठीक है, संभावित समाधान, परिणामों की खोज, ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अजर्शन और रीजन वाले। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा आने लगे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। देखिए अजर्शन, ठीक है, अजर्शन आपका क्या दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। जो भ्रांतियाँ होती है वो क्या होती है, अधिगम का हिस्सा होती हैं, जो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं बच्चों को, है ना, तो इन पर क्या करनी चाहिए, खोज करना और चर्चा करना, ये क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, सही होते हैं, सही बात है। यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। देखिए अजर्शन और रीजन दोनों ही बातें आपकी सही दे रखी हैं, और ए क्या कर रहा है, आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर हटेंगे, है ना। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है, गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। देखिए बच्चा बोरियत, निरस्ता कब महसूस करेगा, जब उसकी एक्टिविटी को जो है महत्व न दिया जाए, एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस न दिया जाए, तो बच्चा क्या करेगा, निरस्ता फील करेगा, क्लासरूम में बोरियत महसूस करेगा, है ना। तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर। तो फिर देखिए बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि वो इम्पोर्टेंट है ना, उसकी गतिविधि, उसकी एक्टिविटी को क्या किया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है। उन्हें सफलता मिलने पर तो बच्चा जो है और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेगा, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर नहीं। देखिए ये चीज़ जो है आपके यहाँ पर गलत दे रखी है, अपेक्षा, ये सारी चीज़ें जो है आपके यहाँ पर गलत है, यहीं आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चे की गतिविधि को महत्व नहीं दिया जाता है तो बच्चा क्या करेगा, बोरियत महसूस करेगा, ठीक है, निरस्ता फील करेगा क्लासरूम में। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि का प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। देखिए अनुचित तरीका पूछा है ना, ध्यान से देखिएगा। विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, यही तरीका क्या है, अनुचित तरीका है ना। हमें विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित, ठीक है, कैपेसिटी पर केंद्रित प्रतिपुष्टि नहीं देनी, क्योंकि प्रत्येक बच्चा क्या है, अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है, अलग अलग जो है बच्चे की कैपेसिटी हो सकती है। तो हम इसलिए जो है हमें बच्चे की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि कभी भी नहीं देना है ना। यही क्या अनुचित तरीका है प्रतिपुष्टि देने का। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। हाँ ये बात जो है आपकी यहाँ पर सही दे रखी है, इस तरीके से जो हम बच्चों को प्रतिपुष्टि दे सकते हैं। विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, ये भी सही है। अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना, देखिए तुलना करके प्रतिपुष्टि देता अगर आपका तो गलत हो जाता है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना, तो ये आपका सही दे रखा है ना। जो आप निगेटिव वर्ड पढ़ते हैं कि तुलना करना क्या होता है, गलत होता है। तो देखिए अगर आप, जो बच्चा यहाँ पर निगेटिव वर्ड पढ़ के गया होगा एग्जाम में, वो क्या करेगा, इस ऑप्शन को गलत काट देगा, यानी इसी ऑप्शन को क्या करेगा, वो सही मान लेगा, है ना। तो लेकिन ये ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, तुलना किए बिना दे रखा है ना। तो इसलिए निगेटिव वर्ड आप तभी पढ़ें जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए हों, है ना, ताकि आपको पता चले कहाँ पर यूज़ करना है उनका और कहाँ पर नहीं करना है ना। नहीं तो आपके एग्ज़ाम में, हालांकि ज़्यादातर तो क्वेश्चन नहीं, बट अभी जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो कुछ क्वेश्चन आपके निगेटिव वर्ड सिर्फ अगर आप पढ़ के गए तो वहाँ पर आपके गलत होंगे, है ना। तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सॉल्व करिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद जो निगेटिव वर्ड है वो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे, है ना। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा अनुचित तरीका है, तो फर्स्ट वाला ही क्या है, अनुचित तरीका है ना। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चन कैसा लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप जो है बताइएगा कितने आपने स्कोर किए इन 30 क्वेश्चनों में से। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मुझे बहुत सारे व्यक्ति जो है कमेंट कर रहे थे कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जो है आप लोगों को पीडीएफ नोट्स सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो कि नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने वहाँ पर नोट्स भी शेयर किए हुए हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, तो आप वहाँ से जो है एक बार ज़रूर उन नोट्स को रीड करिएगा। बिल्कुल शॉर्ट नोट है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के तो मैंने प्रोवाइड कर दिया, बट अभी एसएसटी का नहीं है मेरे पास। एसएसटी का भी मैंने जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया, बट नोट्स नहीं अभी अवेलेबल है। और एक सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, बाकी सभी सब्जेक्ट के जो है मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।